नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के भाग टू। प्रस्तावना का भाग पहला मैंने करवा दिया था, उसके बाद हम पहला पैराग्राफ मैंने पूरा करवा दिया था। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ सेकंड और थर्ड प्रस्तावना को पूरा आज करने की कोशिश वीडियो में हम करेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ से हम बात करेंगे प्रस्तावना यानी प्रेम्बल या उद्देशिका। देखिए सेकंड पैराग्राफ कहां शुरू होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। यहां तक होता है। अभी इस पैराग्राफ में चीजें आई वो हम बात करेंगे। देखिए पहला शब्द आ रहा है, इसमें व्याख्या करेंगे न्याय आ रहा है। न्याय शब्द, न्याय कितने प्रकार का दे रखा प्रस्तावना में? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो व्याख्या करेंगे। देखिए न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला न्याय है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, यानी समाज में सभी को समान मानेगी। क्या होगा ये? सामाजिक न्याय। ओके। दूसरा है आर्थिक न्याय, यानी सरकार प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। आर्थिक न्याय का मतलब क्या? कि सरकार प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। कौन कौन सी आवश्यकताएं होती? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो आर्थिक न्याय का मतलब हो गया सरकार प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को मत यानी वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। तो राजनीतिक न्याय में 2 चीजें हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मत यानी वोट देने का अधिकार होगा, मत देने का, और चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, किसी पद पर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। और विशेष लिखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में न्याय का उल्लेख आ रहा है? तो नीति निर्देशित तत्व करवाया था मैंने, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 याद कीजिए। तो उसका अनुच्छेद 38 है, उसके अंदर न्याय की व्याख्या दे रखी है, अनुच्छेद 38 नीति निर्देशित तत्व के अंदर। तो देखिए विशेष प्रस्तावना में दी गई न्याय की स्थापना संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 38 स्थापित करता है। नीति निर्देशित तत्व के अंदर भाग 4 का अनुच्छेद 38 नीति निर्देशित तत्व के अंदर है, उसमें न्याय की स्थापना करता है संविधान के अनुसार। रिपीट करेंगे पूरा। देखिए सेकंड पैराग्राफ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। व्याख्या करेंगे। पहला शब्द न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा आता है आर्थिक न्याय, सरकार प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तीसरा आता है राजनीतिक न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। फिर आता है विशेष लगेगा आपको लिखना कि प्रस्तावना में दी गई न्याय की स्थापना का संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 38 स्थापित करता है नीति निर्देशक तत्व के अंदर। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4। ठीक है। अनुच्छेद 38 स्थापित करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। शब्द प्रस्तावना में आता है स्वतंत्रता। क्या आता है? स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो देखिए स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विशेष करके आप लिखना कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 19 बोलो, 19 के बोलो एक ही बात। ठीक है। तो विशेष लिखना विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है? अनुच्छेद 19 ए। ओके। फिर आता अगला शब्द तीसरा, समता या समानता। समता का अर्थ क्या होता है? समानता, बराबर। ठीक है। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में आरक्षण आता है ना, वो अनुच्छेद 16 के अंदर आता है, 16(4) के अंदर पढ़ाया था मैंने, आपको याद हो तो वही है। तो समता या समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। ठीक है। फिर आता है इन शब्दों के बाद 3 और शब्दों की बात कही गई। कौन से शब्द? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए व्यक्ति की गरिमा कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है? अनुच्छेद 19 में तो ऊपर वाले देर के बाद विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता वाला अनुच्छेद है ना, प्राणोदयिक स्वतंत्रता है ना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 बता रखा मैंने मौलिक अधिकार के अंदर। तो व्यक्ति गरिमा अनुच्छेद कौन सा स्थापित करता है? अनुच्छेद 21। व्यक्ति गरिमा कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है? अनुच्छेद 21। ठीक है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। प्रस्तावना के इन शब्दों को संविधान के भाग 1 का अनुच्छेद 1
क स्थापित करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है? तो भाग 1 का अनुच्छेद 1 क स्थापित करता है। अनुच्छेद 1 के में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 1 के में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं। ध्यान सुनना, अनुच्छेद 1 के में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया, इस देश में संविधान के तो देश दो ही ना मिलते, भारत और इंडिया बता रखा मैंने। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं होगा, संघ होगा, समूह नहीं होगा, समूह शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अर्थात भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है, यानी भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है। इसका मतलब क्या कि भारत में बहुत सारे राज्य बन सकते हैं, 28 राज्य, फिर आगे बढ़ के 30, 40, 50 हो सकते हैं, बहुत सारे राज्य बढ़ सकते हैं, लेकिन देश एक ही रहेगा, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। सभी राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कि कोई राज्य अलग बनकर अलग देश बना सकता है, ऐसा नहीं। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी राज्य बढ़ सकते हैं लेकिन देश एक ही रहेगा, देश अविनाशी, वो बढ़ नहीं सकता। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कितने भी राज्य अपने भारत में ऊपर नीचे हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया? तो बंधुता के माध्यम से। अगर आप पूछ ले कि भारत के अंदर संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया? तो बंधुता के माध्यम से। किसके माध्यम से? बंधुता के माध्यम से। क्लियर है? फिर तीसरा पैराग्राफ आगे आ जाएगा, उससे पहले तीसरा पैराग्राफ बता दूं पहले। देखिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं पूरा। देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विशेष लिखना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का अनुच्छेद 19A स्थापित करता है। ठीक है, समता समानता 2 प्रकार की है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसरी समानता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। ठीक है, इन शब्दों की बात, 3 और शब्दों की बात कही गई। पहला, व्यक्ति गरिमा, अनुच्छेद 21 स्थापित करता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, प्रस्तावना के इन शब्दों को संविधान के भाग 1 का अनुच्छेद 1 क स्थापित करता है। अनुच्छेद 1 क में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं। यानी भारत के लिए किस क्या कह रखा कि राज्यों का संघ है, ये समूह नहीं है, ध्यान रखना, संघ होगा। ठीक है, और अर्थात भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है। भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहलाता है। क्लियर है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बंधुता के माध्यम से निश्चित किया गया। बहुत बार पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया? तो बंधुता के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। क्लियर? फिर तीसरा पैराग्राफ आगे पढ़ेंगे हम। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो देखिए व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान को अंगीकृत करने को दर्शाती है, लागू करने को, यानी संविधान लागू नहीं बताती प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या बताती है? संविधान को अंगीकृत करने, कहते हैं ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंतिम लाइनें हैं यही है। तो अंगीकृत करने को दर्शाती है, लागू करने को नहीं। ठीक है, फिर देखिए विशेष लगेगा आपको लिखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोग, व्यक्ति और नागरिक तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोग, व्यक्ति और नागरिक, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? लोग, व्यक्ति, नागरिक, उपरोक्त सभी। तो क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर है? ठीक है, अब एक प्रश्न आता है, बहुत बार आपके मन में आएगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका उत्तर क्या है? वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, उस समय प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। उसके बारे में बहुत सारे वाद चले और बाद में फाइनल में डिसीजन लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो कौन कौन से वाद महत्वपूर्ण हम बात करेंगे, वाद जो कोर्ट में केस चलते हैं। देखिए, तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, वर्तमान प्रेजेंट में। लेकिन जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। कब की बात है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर वाद आएंगे। वाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया वादों से, तो वाद आपको याद होनी चाहिए। देखिए, वाद सीरियल संख्या चलेंगे क्रम वाइज हम। देखिए, पहला वाद है बेरोबारीवाद 1960। बेरोबारीवाद 1960, पूरी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उसमें बेरोबारी, जमीन के विवाद को थोड़ा हुआ था वाद, ये जमीनी विवाद था, तो उसमें वाद हुआ था बेरोबारीवाद 1960, पूरी पाकिस्तानी गांवों के लेन देन के संबंध में। ठीक है, तो बेरोबारीवाद 1960, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन से वाद में कहा? बेरोबारीवाद में कहा। और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना क्या? संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। कि प्रस्तावना संविधान के निर्माता अपने क्या विचार थे, संविधान के निर्माता थे, उनके मन में क्या विचार थे, उनको जानने की कुंजी क्या? प्रस्तावना। किस वाद में कहा गया? बेरोबारीवाद 1960। ठीक है, तो बेरोबारीवाद 1960 में क्या कहा गया? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट, एशियन क्या? सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, बेरोबारीवाद 1960 में कहा गया। ठीक है, पहला वाद कंप्लीट। दूसरा वाद सज्जन सिंह वाद 1965। सज्जन सिंह वाद चला था 1965 सज्जन सिंह वाद 1965। इस वाद में भी प्रस्तावना संविधान भाग नहीं माना, इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है। कौन से वाद में? सज्जन सिंह वाद। पहला वाद बेरोबारीवाद, उसमें प्रस्तावना संविधान भाग नहीं माना। दूसरा वाद सज्जन सिंह वाद 1965, उसमें भाग नहीं माना। तीसरा वाद आएगा गोलकनाथ वाद 1967 गोलकनाथ 1967। यार ईयर याद होना चाहिए, ईयर आपको वर्ष याद होना चाहिए, वर्ष से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये वाद कब हुआ था, मिलान कीजिए। ठीक है, तो गोलकनाथ 1967। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है, और दूसरी बात क्या गई कि प्रस्तावना आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ ले कि किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय, चेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं। किस वाद में कहा गया? गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद 1967, यानी 3 वाद आए लगातार, बेरोबारीवाद, सज्जन सिंह वाद और गोलकनाथवाद। तीनों वादों में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है। रिपीट करते हैं, देखिए व्याख्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान को अंगीकृत करने को दर्शाती, लागू करने को नहीं। विशेष, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोग, व्यक्ति, नागरिक तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है क्या प्रस्तावना संविधान भाग है? तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय प्रस्तावना संविधान भाग नहीं था। ठीक है, इसके कुछ वाद है। पहला वाद है बेरोबारीवाद 1960, पूरी पाकिस्तान के गांवों को लेन देन संबंधी वाद था। ठीक है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है और प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, चाबी है, कुंजी है। ठीक है, सज्जन सिंह वाद 1965 में कहा कि प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है, और गोलकनाथवाद 1967 में कहा कि प्रस्तावना संविधान भाग नहीं है और प्रस्तावना आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय है। गोलकनाथवाद में क्या कहा कि प्रस्तावना आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बात पढ़ते हैं। तो अगला बात सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। पूरा नाम इसका ये है, केशवानंद भारतीवाद 1973। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वाद था। इसमें 13 जजों की न्यायपीठ बैठती थी और 7:6 से इसमें निर्णय दिया गया था। मुख्य जज थे इसमें SM सीकरी, है ना। वैसे बहुत सारी फैक्ट आते हैं, वो आपके काम की चीज नहीं है। तो देखिए, केशवानंद भारतीवाद 1973, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, यानी केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती वाद में आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अर्थात क्या कहा कि प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया? केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, और इसमें क्या कहा? तीसरा पॉइंट है, केशवानंद भारतीवाद में कहा कि प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। ये शब्द क्या है? मतलब प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को आधार मानकर किसी मामले में निर्णय नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना के आधार पे कोई वाद चला गया, केस हो गया और उस पर निर्णय दे दिया, नहीं। प्रस्तावना का आधार मानकर आप किसी वाद के अंदर, किसी केस के अंदर किसी प्रकार निर्णय नहीं दे सकते। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद के 3 पॉइंट है। बेसिक चीज क्या है? केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? 1973। अब तक का सबसे बड़ा वाद था। 13 जजों की न्यायपीठ बैठी थी, 7:6 से निर्णय दिया था। मुख्य जज SM सीकरी और वकील था इसमें NA पालकी वाला से बहुत सारी चीजें आती है इसमें। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 पहला पॉइंट है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा। दूसरा पॉइंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा करार दिया। तीसरा पॉइंट है कि प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को आधार मानकर न्यायालय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद वापस प्रस्तावना संविधान भाग मान लिया, पहली बार केशवानंद माना, फिर मानते जाएंगे। ठीक, तो अगला वाद है 5वां, SR बम्बई वाद 1994, 1994। SR बम्बई वाद 1994। इस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान भाग तो माना ही माना और पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा दिया। ये बात ध्यान रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट है। SR बम्बई वाद 1994, 1994 में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता बता रहा मैंने कि भारतीय संविधान को भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, बताया था पहले वाली वीडियो में, वही चीज है। तो SR बम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंथ निरपेक्षता को संविधान आधारभूत ढांचा कहा। किसको कहा?
पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा कहा, जबकि केशवानंद भारतीवाद में तो किसको कहा, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा कहा, प्रस्तावना को। लेकिन एसआर बम्बईवाद 1994 में पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा कहा, एसआर बम्बईवाद 1994 में। क्लियर है। फिर अगला वाद है छठा, एलआईसी ऑफ इंडियावाद 1995, एलआईसी ऑफ इंडियावाद 1995, इसमें भी प्रस्तावना को संविधान भाग माना गया। नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब प्रश्न आता है क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, आपके मन में आ रहा होगा क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। वर्तमान में कौन करता है, तो प्रस्तावना में संशोधन करना ही, प्रस्तावना हो चाहे संविधान हो, उसमें संशोधन कौन कर सकता, संसद। कौन कर सकता, संसद, पार्लियामेंट, संसद कर सकती है। अब संसद कौन से अनुच्छेद के तहत करती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करती है संसद, अनुच्छेद 368 के तहत करती है। चाहे प्रस्तावना हो चाहे संविधान हो, संशोधन कौन करती है, अमेंडमेंट कौन करती है, संसद, पार्लियामेंट करती है, अनुच्छेद 368 के तहत करती है। क्लियर है। अब तक कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, बताया था मैंने, वही वाला संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के समय। ठीक है, सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, केशवानंद वाद 1973, इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान या प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचे मतलब क्या है, अर्थात इसमें कुछ नया जोड़ सकती है, इनमें कुछ नया जोड़ सकती है, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। जो प्रस्तावना शब्द है उनको तो हम रहने देंगे, कोई जोड़ सकते कोई शब्द, 3 शब्द हम जोड़े, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द हम जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द हमने जोड़ दिए, लेकिन हटा नहीं सकते। आया कुछ समझ, क्योंकि केशवानंद वाद में क्या कहा, मूलभूत ढांचे आधारभूत ढांचे सिद्धांत दिया कि हम कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन कुछ हटा नहीं सकते। आगे समझ में। ठीक है, रिपीट करते हैं पूरा। केशवानंद भारतीवाद 1973 अब तक का सबसे बड़ा वाद था। 13 जुलाई न्यायपीठ बैठी थी, 7 अनुपात 6 से निर्णय दिया था, मुख्य जज एस एम सिकरी और वकील थे एन ए पालकीवाला। ठीक है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान भाग है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा करार दिया। इसमें कहा कि प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को आधार मानकर किसी मामले में निर्णय हम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। अगला वाद है 5, एसआर बम्बईवाद 1994। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा करार दिया, एसआर बम्बईवाद 1994 में। ठीक है, फिर छठा है एलआईसी ऑफ इंडियावाद 1995, इसमें भी प्रस्तावना को संविधान भाग माना गया। क्लियर है। प्रश्न आता है क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और यह शक्ति किसमें निहित है, संसद में निहित है। प्रस्तावना संविधान में संशोधन कर नहीं सकती, संसद में निहित है, और संसदीय संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत करती। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 के तहत करती है। ठीक है, नोट ले लेना आपको। केशवानंद वाद 1973, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान या प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात इनमें कुछ नया जोड़ सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं। क्लियर है। तो ये प्रस्तावना मैंने पूरे लेवल के साथ आपको करवाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप इनके नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे और आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या आप कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें आपके साथ होगी। ठीक है, धन्यवाद।